नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे जनादेश और उस जनादेश का जिसमें हिंदुस्तान की राजनीति को एक नए पायदान पर खड़ा कर दिया। कहते हैं दशा 10 साल। गांव में एक कहावत है कि दशा 10 साल तक चलती है, लेकिन इस बार जो हुआ लोकसभा चुनाव का, उसका परिणाम जिस तरीके से आया है उस तरीके से लगता है कि आम नागरिक जो स्पेशली युवा वर्ग है वो और जो मध्यम वर्गीय महंगाई की मार और युवा वर्ग बेरोजगारी की मार, और जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं नर्सरी से लेके इंग्लिश मीडियम, उनका इसी स्टेप पर, इसी सिद्धांत पर जब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया बना तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसको प्रमुखता से रखा। आज खरगे साहब ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि हम सही वक्त का इंतज़ार करेंगे। इंडिया गठबंधन अभी सरकार बनाने के लिए प्रयास नहीं करेगी, ये उनका कहना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी का ये बयान अभी आया और हमने इसी पर चर्चा कर रखी थी। आज का हमारा जो स्पेशल एपिसोड था इसी पर था कि इंडिया जो गठबंधन है उसका अभी सही वक्त नहीं है। उनका कहना है कि अभी और हमें इंतज़ार करना चाहिए। और इस गठबंधन में जो सब लोग शामिल हुए, बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी ने कहा कि जो भी दल संविधान में विश्वास रखते हैं उनके लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, ये उनका कहना है। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में इंडिया के घटक दलों की बैठक हुई, जिसका आयोजन खरगे जी के आवास पर हुआ था। करीब 2 घंटे तक चर्चा चली और अध्यक्ष जी ने कहा कि गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले शासन के खिलाफ लड़ता रहेगा। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सही समय आने पर फैसला लेंगे। खरगे ने कहा कि हम केंद्र से भाजपा सरकार को हटाने की लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए उचित समय पर सही कदम उठाएंगे। इंडिया गठबंधन को मिले समर्थन के लिए उन्होंने मतदाताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि देश की जनता ने भाजपा और उनकी नफरत एवं भ्रष्टाचार राजनीति को करारा जवाब दिया है। और चुनाव में जो जनमत भाजपा के खिलाफ आया है, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह जनमत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और व्यक्तिगत रूप से यह प्रधानमंत्री की नैतिक और राजनीतिक शिकस्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के संविधान में अटूट विश्वास रखने वाले सभी राजनीतिक दलों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। गठबंधन सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। और इस मीटिंग में 31 प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिसमें
मुख्य रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, के स्टालिन, अखिलेश यादव जी, अभिषेक बनर्जी जी, तेजस्वी यादव, चंपाई सोरेन, सीताराम येचुरी, डी राजा, संजय राउत, संजय सिंह, दीपांकर भट्टाचार्य और के प्रेमचंद्रन सहित विभिन्न घटक दलों के 31 नेता मौजूद थे। तो ये हो गया खड़गे जी का एक स्पेशल बयान। अब बात करेंगे एनडीए की, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए के दलों की बैठक हुई। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश समेत 15 दलों के 21 नेता पहुंचे वहाँ और उन लोगों ने बाकायदे समर्थन दिया, पत्र दिया समर्थन, और मोदी ही एनडीए के नेता बने रहेंगे, ऐसा उन लोगों ने लिख कर दिया। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल करने के बाद एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना और प्रधानमंत्री आवास पर बुधवार को हुई बैठक में सभी घटक दलों ने उनके नेतृत्व को विश्वास में लिया। बैठक में मोस्टली टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार जी और 15 दलों के 21 नेता मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात कर मंत्रिपरिषद और अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने लोकसभा भंग करने की अपील की। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए नई सरकार गठन करने तक उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा। भाजपा और एनडीए बैठक फिर शुक्रवार को होगी, जिसमें मोदी संसदीय दल का नेता चुना जाएंगे और भाजपा के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें सब आमंत्रित होंगे। जदयू और तेलुगु देशम सबसे अहम इस चुनाव में भाजपा को अपने दम पर पिछली 2 बार की तरह बहुमत हासिल नहीं हुआ है। ऐसे में नई सरकार बनाने में 2 बड़े घटक दलों जदयू और तेलुगु देशम पार्टी की भूमिका इस बार अहम होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार जल्द बननी चाहिए और इस चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हुई हैं। हालांकि बहुमत 272 का, इसमें 32 कम है, फिर भी उन्होंने एनडीए 293 सीटों के साथ बहुमत से आगे है और एनडीए के दूसरे सबसे बड़े घटक दल तेलुगु देशम के पास 16 सीटें हैं और जदयू के पास 12 सीटें हैं। 3 नेताओं को जिम्मा दिया गया। भाजपा ने सरकार के गठन के लिए 3 प्रमुख नेताओं राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सहयोगी दलों से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में सभी घटक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान, शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसमें कहा गया है कि 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा गया है। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का चुनाव एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं और भारत की विरासत को संरक्षित
पर देश के सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन में और उनके स्तर में सुधार करेगी। और इस बैठक में मोस्टली जितने सब सहयोगी घटक दल थे सब लोग इकट्ठे थे। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि हम देश को तरक्की के पथ पर और आगे ले जाएंगे और 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करेंगे विकसित भारत बनाने की दिशा में। 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह निश्चित हुआ है, जिसमें नरेंद्र मोदी कैबिनेट के साथ 8 जून को शपथ ले सकते हैं। उसमें जीतन राम मांझी ने कहा कि 7 जून को गठबंधन के नेता राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। तो ये हो गई समर्थन की बात। अब हम बात करेंगे टक्कर की। आखिर टक्कर कैसे दिया कांग्रेस ने, इस पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2019 के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने परिणाम में, अपने स्ट्राइक रेट में काफ़ी सुधार किया। स्ट्राइक रेट हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने 328 सीटों पर 2024 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 328 सीट में 99 सीटें हासिल की और उसका जो स्ट्राइक रेट बना 30%। अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा 441 सीटों पर चुनाव लड़ा और 240 सीटें हासिल की और उसका स्ट्राइक रेट बढ़ता है 54%। लेकिन जो फाइट इस बार हुआ है गजब का। इसमें इंडिया गठबंधन और भाजपा अपने दम पर बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर पाए। दोनों में कोई नहीं कर पाए अगर सही ढंग से बात किया जाए तो। हालांकि ज़्यादातर सीट भाजपा सीधे मुकाबले में हासिल कर तो लिया है, लेकिन वो जादुई आंकड़ा नहीं छू पाए। दूसरी बात आती है गठबंधन की वजह से ज़्यादातर सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार था। गठबंधन को इसका लाभ मिला। इस चुनाव में करीब 214 सीटों पर सीधा मुकाबला और भाजपा ने इसमें 153 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 63 सीटें। ऐसे में कांग्रेस ने अपना स्ट्राइक रेट में बेहतर किया 2019 के मुकाबले। भाजपा का स्ट्राइक रेट कांग्रेस के खिलाफ 92% से घटकर 71% रह गया, जबकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 8% से बढ़कर 28% हो गया। इसी में सोनिया जी का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था जो किशोरीलाल शर्मा के विजय पर वो पूर्व अध्यक्ष हुई रह चुकी है सोनिया गांधी। उन्होंने एक बात बहुत सुंदर बोली, मुबारकबाद देके किशोरीलाल शर्मा जी को, कि घमंड कभी भी अच्छा नहीं होता है, अभिमान हमेशा नुकसान ही करता है। अब ये किसको डेडिकेट की हैं ये आप समझ सकते हैं। अब बात करेंगे हम अंतिम जो चुनाव परिणाम का अंतिम जो रिजल्ट आया उस पर। और ये रिजल्ट कुछ ना कुछ एक इतिहास रच के गया है 2024 का।
जिसमें 242 सीट जीतकर भाजपा पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस 99 सीट, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 37 सीट, चौथे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस 29 सीट और डीएमके 22, टीडीपी 16, जनता दल यू 12, शिवसेना उद्धव ठाकरे 9, शरद चंद्र पवार एनसीपी 8, शिवसेना 7, लोक जनशक्ति पार्टी 5, युवजन श्रमिक कांग्रेस पार्टी 4, राष्ट्रीय जनता दल 4, माकपा 4, इंडियन मुस्लिम लीग 3, आम आदमी पार्टी 3, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3, जनसेना पार्टी 2, भाकपा माले 2, जनता दल सेकुलर 2, बीसीके 2, भाकपा 2, राष्ट्रीय लोकदल 2, नेशनल कांग्रेस 2, यूनाइटेड पीपल्स 1, असम गण परिषद 1, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1, केरल कांग्रेस 1, रियोनसरी सोशलिस्ट पार्टी 1, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी 1, जोरम पीपल्स मूवमेंट 1, शिरोमणि अकाली दल 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक 1, भारत आदिवासी 1, सिक्किम क्रांतिकारी 1, मरुमलाची द्रविड़ 1, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम 1, अपना दल सोनेलाल 1, आजसू पार्टी 1, AIM 1, निर्दलीय 7। ये पूरा 543 संसदीय सीटों का अंतिम जो रिजल्ट आया वो इस प्रकार था। तो दर्शकों, ये आज का विश्लेषण था चुनाव का 2024 का। जितना समझ में आया उतना हम आप लोगों के साथ शेयर किए। और मोस्टली इस बार का जो चुनाव था एक ऐतिहासिक चुनाव था। सत्ता और विपक्ष, और उससे ऊंची बात, इस बार जो विपक्ष काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इसके लिए कोई भी फैसला लेने के बारे में सत्ता पक्ष को काफ़ी सोच समझकर निर्णय लेना होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू सो मच।